हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी की और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस। हमारा पहले टॉपिक चल रहा था सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में फ्रॉम आर्टिकल 268 टू 293। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के साथ। अब बात आती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू की। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आता है? एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है टैक्स से, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू की, कि जो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आता है। ठीक है, तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में दो मेजर अमेंडमेंट्स हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो हुई थी 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुई थी और एक हुई थी 101st अमेंडमेंट, ये हुई थी 2016 में। इन दोनों अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जो सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स रेवेन्यू का, इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस करी गई थी। अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 101st अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने जीएसटी लेकर आए थे हम। ठीक है, तो जीएसटी आया तो एक मेजर चेंज थी। जीएसटी आने से बहुत सारे जो छोटे मोटे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सारे के सारे मर्ज होकर क्या बन गया, सिर्फ एक ही टैक्स बन गया, वो था जीएसटी। 101st अमेंडमेंट के थ्रू सेंटर के बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, ठीक है, उनको सब्ज्यूम कर दिया गया। कौन कौन से टैक्सेस, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज होगी, एक्साइज ड्यूटीज लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी बोला जाता है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल सरचार्ज सेस, ये सारे के सारे जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड है, इन सब को मर्ज करके क्या बना दिया गया, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया। और सिमिलरली सेम अमेंडमेंट हुई थी स्टेट लेवल पे भी। स्टेट के भी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है सबको सब्ज्यूम कर दिया गया, सबको मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया गया था, स्टेट जीएसटी। अब स्टेट के कौन कौन से टैक्स सब्ज्यूम हुए थे, जैसे कि स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो आया था, सेल्स टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेंट्रल सेस टैक्स हो गया जो कि लगाती सेंटर थी बट इसको कलेक्ट कौन करता था, स्टेट कलेक्ट करता था। ऑक्ट्रॉय हो गया, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्ज सेस, ये सारे के सारे जो टैक्स है, ये टैक्स किससे रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड है। और इन सब को इकट्ठा करके क्या बना दिया, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया। और इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 268A एंड एंट्री 92C इन द यूनियन लिस्ट, इन दोनों को डिलीट कर दिया गया जो कि सर्विस टैक्स से डील करती थी। राइट, फिर बात आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब जो नॉन टैक्स, अब तो हमने देखा था कि टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास आता है पैसा, ठीक है, इसके अलावा टैक्स के अलावा भी तो गवर्नमेंट के पास बहुत जगह से पैसा आता है ना। जैसे कि अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर के कौन कौन से सोर्स है रेवेन्यू के, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं सेक्टर। ब्रॉडकास्टिंग हो गया, कॉइनेज एंड करेंसी मिंटिंग हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, स्ट्रीट लैब्स, ये सारे के सारे सोर्स है सेंटर के नॉन टैक्स रेवेन्यू के। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रीट एंड लैब्स की। स्ट्रीट एंड लैब्स क्या होता है? स्ट्रीट एंड लैब्स होता है, सपोज कोई पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है कुछ, ठीक है, या कोई होटल है, 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार होटल का वो मालिक है, तो वो बंदा उस मर गया, ठीक है, उसकी डेथ के बाद उसका कोई लीगल हायर नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना उसका कोई भाई बहन है, वो अकेला ही था, अपना काम कर रहा था इंडिया में, ठीक है, उसने 5 स्टार होटल बना रखा था अच्छा खासा, ठीक है, उसे अच्छी खासी कमाई भी आ रही थी। तो उस बंदे की सडनली डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो होटल उसने बनाया है उस होटल पे कोई और ही आकर कब्जा कर लेगा। वो वाला जो होटल है जिसका कोई भी लीगल हायर नहीं है, वो होटल कहाँ पे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर चला जाएगा, वो किसी पर्सन के पास नहीं जाएगा, उसके किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो स्ट्रीट एंड लैब्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये होता है स्ट्रीट एंड लैब्स। अब स्टेट के कौन कौन से सोर्सेस हैं, इरिगेशन हो गया, फॉरेस्ट, फिशरीज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, स्ट्रीट एंड लैब्स एंड अदर्स, ये है स्टेट के मेजर सोर्सेस नॉन टैक्स रेवेन्यू के।
अब जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। स्टेट कहती है कि नहीं ये हमारा रेवेन्यू का सोर्स है, सेंटर कहता है कि नहीं ये हमारा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं सेंटर स्टेट के बीच में, और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए 4 मेजर कमीशंस बनाए गए थे। कौन कौन से कमीशन है? फर्स्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 1966 में बना था। इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। उनके बाद के हनुमान थैया इसके चेयरमैन बने थे। सेकंड आता है राजमनार कमेटी, 1969 में बनी थी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर आर.बी. राजकुमार। थर्ड आता है सरकारिया कमीशन, 1983 में बना था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस R.S. सरकारिया। फोर्थ आता है पुंछी कमीशन, 2007 में आया था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस मदन मोहन पुंछी। तो इन चारों में से हम जो लास्ट के 2 कमीशन हैं इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सरकारिया कमीशन 1983 में आया था। इस कमीशन के 3 मेंबर्स थे। ये 3 मेंबर कमीशन था, और इन मेंबर्स को किसने अपॉइंट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद अपॉइंट किया था 3 मेंबर्स को, और इनके चेयरमैन थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज R.S. सरकारिया। अब इस कमीशन ने क्या किया? इस कमीशन ने सबसे पहले जो प्रेजेंटली सेंटर स्टेट के रिलेशंस चल रहे हैं सॉरी, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन चल रहा है, उनकी जो अरेंजमेंट है, उसकी वर्किंग जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस की, उसको देखा कि प्रेजेंटली कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसको देखकर जहां जहां पर उनको लगा कि उनको अप्रोप्रिएट चेंजेस करने की जरूरत है या कुछ मेजर्स लेने की जरूरत है रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो उनके हिसाब से उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि हाँ इन जगह पे चेंजेस करने की जरूरत है, ये वाले मेजर्स लेने की जरूरत है टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो ओरिजिनली जब सरकारिया कमीशन बना था तो उस टाइम पे था कि 1 साल में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। बट उसके बाद 4 बार इन्होंने अपनी टर्म एक्सटेंड करी थी। तो फाइनली 1988 में इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो सरकारिया कमीशन को 5 साल लग गए थे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करने को। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए सरकारिया कमीशन ने टोटल 247 रिकमेंडेशंस दी थी, एंड आउट ऑफ दीज 247 रिकमेंडेशंस 180 रिकमेंडेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट भी किया था। सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, तो ये 180 जो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करी थी, इनमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी जिसको कि इन्होंने इंप्लीमेंट करा था, वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। तो अब इन्होंने रिकमेंड करा था सरकारिया कमीशन ने कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर एक इंटरस्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, जिसको कि 1990 में हमारी गवर्नमेंट ने एक इंटरस्टेट काउंसिल बना दी गई थी सरकारिया कमीशन के कहने पे। ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इंटरस्टेट काउंसिल कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन से बनी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंछी कमीशन की। पुंछी कमीशन अगेन सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग ही बनाया गया था, और ये बना कब था? अप्रैल 2007 में। इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। ठीक है, एक तो थे चेयरमैन कौन थे? मदन मोहन पुंछी, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा 4 मेंबर्स कौन कौन से थे? एक थे धीरेन्द्र सिंह, एक थे विनोद कुमार, एक थे प्रोफेसर NR माधव मेनन, एंड 4th थे डॉक्टर अमरेश बगची। डॉक्टर बगची के जाने के बाद मिस्टर विजय शंकर इसके नए मेंबर अपॉइंट किए गए। फिर क्योंकि 5 मेंबर्स थे ना, तो एक तो चेयरमैन हो गए, बाकी के 4 अदर मेंबर्स थे। उन 4 में से जब डॉक्टर बगची की डेथ हो गई तो उसके बाद मिस्टर विजय शंकर को इनके नए मेंबर अपॉइंट किया गया था। और इस कमीशन ने अगेन फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस के इश्यूज को देखा। पहले सेंटर स्टेट रिलेशन का जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको देखा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपनी जो मेजर चेंजेस इंडिया की इकोनॉमी में या पॉलिटी में करने की जरूरत थी, उनकी रिकमेंडेशन इन्होंने भी दी थी। पहले इन्होंने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को देखा कि उन्होंने क्या चेंजेस करने को कहा था, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, उसको भी डिटेल में इन्होंने स्टडी किया। फिर उन्होंने अपना सेंटर स्टेट रिलेशंस प्रेजेंटली कैसे काम कर रहा है उन चीजों को देखा। फिर उन सब चीजों के बिहाफ पे इन्होंने अपना बताया कि इंडिया के पॉलिटी या इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स में मेजर चेंजेस करने की जरूरत है, वो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस फिर दी थी। और फाइनली जो पुंछी कमीशन की रिपोर्ट थी वो आई थी अप्रैल 2010 में। अब जो इनकी फाइनल रिपोर्ट आई थी वो थी
1456 पेजेस की थी और 7 वॉल्यूम्स में ये तैयार करी गई थी। और ये वाली जो रिपोर्ट थी, इसको तैयार करने के लिए मुंशी कमीशन ने और वाले जो 3 कमीशन थे उनकी भी रिपोर्ट को पहले देखा था। कौन कौन से? सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को एक तो इन्होंने फॉलो किया था, एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट, इसको भी देखा था, एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इन तीनों की रिपोर्ट की हेल्प से इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी थी। और जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी थी, उस रिपोर्ट में इन्होंने 310 रिकमेंडेशंस दी थी। और ये वाली जो 310 रिकमेंडेशन थी, इन रिकमेंडेशन में इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के ऑलमोस्ट जितने भी सिग्निफिकेंट एरियाज थे, उन सब एरियाज में थोड़ा बहुत चेंजेस करने की बात करी थी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।